आजकल की दौड़ भाग भरी जीवन शैली में लकवा, पार्किंसन और स्पाइनल चोट यानी कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर जैसी बीमारियों किसी भी व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देती है। शारीरिक श्रम की कमी, गलत तरीके से उठने बैठने और गलत खान पान की बदौलत घुटना दर्द, कंधा दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल जैसे दर्द से हर एक व्यक्ति परेशान है। इसी प्रकार बच्चों में भी आजकल एक बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बच्चे 15 माह या उससे अधिक उम्र के होने के बावजूद गर्दन नहीं संभाल पा रहे हैं, पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं और चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो वह सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त है। इन सभी बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से, जैसे फिजियोथेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कायरोप्रैक्टिक, एक्यूपंक्चर, ओस्टियोपैथी, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से बिना ऑपरेशन संभव है। अगर आप या आपका परिचित भी इन बीमारियों से ग्रस्त हैं और अगर किसी मरीज ने ऑपरेशन करा लिया है और फिर भी उनको लाभ नहीं हुआ है, तो एक बार अवश्य अपनी जांचों के साथ तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया, फिजियो न्यूरो विशेषज्ञ, लकवा, हड्डी एवं जोड़ दर्द। स्थान ऑर्थो न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर, रोडेज बस डिपो के पीछे, डह रोड, नागौर, राजस्थान। संपर्क सूत्र 94 13 51 96 34। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साबिर है। मैं नागौर ज़िले का रहने वाला हूँ, गांव मासनी का। और मेरे सर में चोट लगने से मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं डॉक्टर राजकुमार बरोड़िया से इलाज करवाया। 2 महीने में एकदम सही हो गया हूँ, मेरा हाथ पैर काम कर रहा है। अगर किसी भाई को मेरे जैसे तकलीफ़ हो, किसी को फालिश हो या कुछ तकलीफ़ हो हाथ पैर में या हाथ पैर के नस वस काम नहीं करती हो, तो डॉक्टर साहब से इलाज करवाएं। मैं उठ बैठ नहीं कर सकता था, चल फिर नहीं सकता था। अब मैं डॉक्टर राजकुमार को धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों को किसी को तकलीफ़ हो तो इनसे इलाज करवाएं। मुझे किसी ने बताया था कि डॉक्टर राजकुमार बरोड़िया से इलाज करवाओ। मैं जोधपुर भी गया, जयपुर भी गया, मगर मेरा इलाज नहीं हुआ। यहाँ आके मेरा इलाज हुआ है और कम से कम पैसे में इलाज हुआ है। यहाँ लोगों के बोलने से बहुत सी जगह गया मैं, मगर मेरा इलाज नहीं हुआ। यहाँ आके कम से कम पैसे में मेरा इलाज हो गया। आप लोगों से विनती है, आप लोग भी कहीं पैसा खराब ना करें, यहाँ आके ही इलाज करवाएं।
मेरा नाम मोहम्मद खालिद। मैं बॉम्बे में रहता था, बॉम्बे में काम धंधा करता था। मेरे को बेटे और पैरालिस हुआ है, तो मैं वहाँ इलाज कराया। मेरे हाथ पे कुछ काम नहीं करता था। मैंने सब इलाज, डॉक्टर इलाज कराया। फिर मैं राजस्थान नागौर आया। नागौर आके डॉक्टर राजकुमार बारोड़े से मैंने फिजियोथेरेपी किया। तो अभी मैं ये फिजियोथेरेपी में इतना फिट हो गया कि मैं चल फिर सकता हूँ, अपनी गाड़ी चला, अपना काम धंधा कर सकता हूँ। और डॉक्टर साहब राजकुमार बारोड़े का शुक्रिया। उनको कभी आपको किसी को तकलीफ हो तो डॉक्टर राजकुमार बारोड़े से संपर्क करें। जब मैं यहाँ आया था, जब कुछ भी हाथ पैर कुछ नहीं चलता था, अब फिजियोथेरेपी करने के बाद मैं आज चल फिर सकता हूँ, उठ बैठ कर सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ, अपना काम धंधा सब कुछ कर सकता हूँ। कोई चीज़ की तकलीफ नहीं मेरे को। अगर आपको किसी को तकलीफ है, आपको किसी परिवार में तकलीफ हो, तो डॉक्टर राजकुमार बारोड़े से आप संपर्क करें। वो इसका इलाज फिजियोथेरेपी अच्छा करते हैं यहाँ पे।
माँ शांति देवी हूँ, झुंझुनू रहने वाले हूँ। मुझे वहाँ पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर मैं आई हूँ। यहाँ मेरी बेटी रहती है। वो नागर पहली बहुत 8 साल से मेरा गोड्डा ढुकड़ा में दर्द है। मैं डॉक्टर का जाती, इंजेक्शन लगाम था, गोलियाँ खा लेती, दर्द वहाँ जाऊँ तो फिर मैं न दो बनाऊँ और दर्द हो जाता। और डॉक्टर का जाके वही गोलियाँ इंजेक्शन लगा लेती, कोई फायदा ही नहीं पड़ा। 8 साल से दर्द है। फिर यहाँ मेरी बेटी रहती है नागौर बुलाई मैंने, बोली यहाँ मम्मी तो यहाँ आई। तो मैं यहाँ के डॉक्टर घर पर देख के गया तो बोले माँ जी गोडा खराब हो रहा है, बिल्कुल ही बैठा उठा कुछ बिल्कुल ही बन जाता। मैं वहाँ पर गई, हॉस्पिटल में गई, न सीढ़ियाँ चढ़ा जाता, न और तो न उकड़ू बैठा जाता, न नीचे बैठा जाता। और मैं डॉक्टर के पास गई 2-4 दिन, तो मैं एक दिन कड़ो रही, एक्सरसाइज करी, वो करी। फिर आस्ते 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 मैं घर पर भी करती, वहाँ पर भी करती। 1-1.5 महीना लगातार हॉस्पिटल में गई। वहाँ पर जाने के बाद में मेरा शरीर क्यों नरम हो गया। वो डॉक्टर राजकुमार है, बहुत बढ़िया का है, नागौर में है रहने वाले में, बहुत बढ़िया है। अन बेचारा को भलो जिंदगी मेरे बहुत आराम होया है भी। और रामदेव रह गई, वहाँ पर घुटना में दर्द हो, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती, 100 सीढ़ियाँ में चढ़ उतर के आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरा दर्द में। न सूझना है, ये गोड्डा है मेरा इतना सूझ रहा, गोड्डा भी मेरा आराम है, मुड़ता है, सब कुछ करता है। बापड़ा को बोलो राजकुमार को, डॉक्टर को मेरे को बहुत धन्यवाद है। उन्हें मेरे को बहुत जल्दी ठीक करी है। 1-1.5 महीने में लगातार मैं एक्सरसाइज करी है। और मैं भी खूब भागू हूँ, खूब बैठी हूँ, आराम हूँ। और यहाँ शरीर मेरा पूरा ठीक है, खाना खाती हूँ, सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है, मेरा बिल्कुल आराम है। तो राजकुमार डॉक्टर जी को बोलो मैंने ठीक करी जल्दी से जल्दी। और धन्यवाद है डॉक्टर जी ने, मैं बहुत अच्छी हूँ, आत्मा खुश है मेरी, उनका धंधा चल रहा है, आराम हूँ। आजकल की दौड़ भाग भरी जीवन शैली में लकवा, पार्किंसन और स्पाइनल चोट यानी कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर जैसी बीमारियों किसी भी व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देती है। शारीरिक श्रम की कमी, गलत तरीके से उठने बैठने और गलत खान पान की बदौलत घुटना दर्द, कंधा दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क
सर्वाइकल जैसे दर्द से हर एक व्यक्ति परेशान है। इसी प्रकार बच्चों में भी आजकल एक बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बच्चे 15 माह या उससे अधिक उम्र के होने के बावजूद गर्दन नहीं संभाल पा रहे हैं, पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं और चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो वह सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त है। इन सभी बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से, जैसे फिजियोथेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कायरोप्रैक्टिक, एक्यूपंक्चर, ओस्टियोपैथी, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से बिना ऑपरेशन संभव है। अगर आप या आपका परिचित भी इन बीमारियों से ग्रस्त हैं और अगर किसी मरीज ने ऑपरेशन करा लिया है और फिर भी उनको लाभ नहीं हुआ है, तो एक बार अवश्य अपनी जांचों के साथ तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया, फिजियो न्यूरो विशेषज्ञ, लकवा हड्डी एवं जोड़ दर्द। स्थान ऑर्थो न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर, रोडेज बस डिपो के पीछे, डह रोड, नागौर, राजस्थान। संपर्क सूत्र 94 13 51 96 34। मेरे बच्चे का नाम विकास है। उसके 3 महीने पहले गड़बड़ हुई थी। इसका हाथ पैर नहीं हिल रहा था और आज ये एकदम रेडी है। डॉक्टर आज तो ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, 3 महीने पहले यह बच्चा करवट भी नहीं ले पाता था और न ही बिस्तर से उठने में समर्थ था। यह बच्चा जीबी सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रस्त था। राजकुमार जी से इसका इलाज करवाया और आज ये ठीक। कितने महीने हो गए आपको यहाँ इलाज कराते हुए हमारे अस्पताल में? 3 महीने। 3 महीने। अब एकदम चलने लग गया ये आराम से? एकदम सही है। जब आया था तो उठ बैठ नहीं पाता था, ये बिस्तर से सो के बैठ नहीं पाता था, है ना? हाँ। और अभी अपने आप ये खड़ा हो जाता है, नीचे बैठ के आराम से अपने सारे काम कर लेता है। स्कूल जाता है ये अभी? स्कूल जाता है ना? बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? तीसरी क्लास में पढ़ता है। अच्छा अच्छा। पापा का क्या नाम है? महावीर जी, है ना? कितने भाई हो तुम? 1। एक भाई है ना? चलो ठीक है।
हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। अक्सर हम लोगों में घुटनों के दर्द की शिकायत करते हम देखते हैं। इनमें बड़ी उम्र की लोगों के साथ साथ सामान्य आयु के लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन अधिक उम्र में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा होती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे घुटनों के दर्द से बचा जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिनको करके घुटने दर्द के रोगी घुटना दर्द से हमेशा मुक्ति पा सकते हैं और ऑपरेशन से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी करवा सकेंगे। दोस्तों, 10 में से एक भारतीय किसी ना किसी प्रकार के आर्थराइटिस से ग्रसित है। ओस्टियोआर्थराइटिस वृद्धावस्था में आने वाली एक बीमारी है, परंतु वास्तविकता में यह है कि यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। यह बीमारी सामान्यतः वजन सहन करने वाले जोड़ों जैसे घुटने, कूल्हे व रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। सामान्य भाषा में कहें तो ओस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों के घिस जाने से होने वाली एक बीमारी है। ऐसा क्या होता है, हमारे शरीर में ऐसे कौन से बदलाव होते हैं जिसकी वजह से उम्र के साथ साथ दर्द का रिश्ता और भी गहरा होता जाता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से उम्र के साथ साथ दर्द बढ़ता है। पहला कारण ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस की वजह से घुटनों की कार्टिलेज टूटने लग जाते हैं, जो कि घुटनों की हड्डी को खराब होने से बचाने का कार्य करते हैं। दूसरा कारण है मोटापा। मोटापा घुटने में दर्द की बड़ी वजह है। शरीर का अधिक वजन हमारे घुटनों को ही उठाना पड़ता है। हड्डियां आपस में रगड़ करने लगती है और घुटनों को नुकसान पहुंचाती है। अधिक उम्र के साथ यदि आपका वजन अधिक हो तो ओस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। तीसरा कारण है मांसपेशियों में बदलाव। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और कार्य क्षमता कम होने लगती है तो धीरे धीरे मांसपेशियां सिकुड़ने और कमजोर होने लगती है। इस कारण घुटनों पर अधिक दबाव पड़ता है और इसी कारण घुटनों में दर्द होने लगता है। चौथा कारण है हार्मोन्स। स्त्रियों में हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से भी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आप सुबह सुबह जोड़ों में अकड़न महसूस करते हैं? क्या आपके जोड़ों घुटनों के जोड़ गर्म रहते हैं? क्या आप आलती पालती मारकर बैठ नहीं पाते हैं? क्या आपके सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय दर्द होता है? क्या आपके जोड़ों में कट कट की आवाज आती है? क्या आपके घुटने मोड़ने व सीधे करने में दर्द होता है? क्या आपके जोड़ों में जलन होती है? दोस्तों, अगर सभी या इन सवालों में से ज्यादातर सवालों के जवाब आपके हाँ हैं तो आप ओस्टियोआर्थराइटिस से ग्रस्त हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों में दर्द को हम जाने अनजाने में न्योता देते हैं। हम दौड़ भाग भरी जीवन शैली में कुछ काम ऐसे करते हैं जिनसे हमारे घुटने जल्दी खराब होने लगते हैं, जैसे कि शारीरिक श्रम नहीं करना, वसायुक्त भोजन का उपयोग ज्यादा करना जिससे वजन बढ़ जाता है, घुटनों पर चोट लगना, लंबे समय तक एक ही अवस्था में बैठे हुए खड़े रहना, जिम में विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में व्यायाम करना, गलत योग व व्यायाम देखा देखी में करना, घुटनों की चोट में ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी न कराना, गलत नाप, आकार व प्रकार तथा हील के जूते चप्पल पहनना, हर कदम के साथ हमारे जोड़ों पर असर जरूर पड़ता है। अधिक उम्र होने के कारण हमारे जोड़ काफी चल चुके होते हैं। इससे बढ़ती उम्र के कारण जोड़ों को अधिक नुकसान होने लगता है। इसलिए दोस्तों, घुटनों का ख्याल रखना जरूरी है। दोस्तों, मैं अब आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनका ध्यान रखकर आप घुटनों को दर्द को पूर्णतया खत्म कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप अपना वजन कम करें। शरीर का 5% वजन कम करके ही घुटनों के दर्द को कम किया जा सकता है। वजन को हमेशा उम्र, ऊंचाई और शारीरिक बनावट के अनुसार उचित रखना चाहिए। दूसरी ये बात है कि दोस्तों, खान पान सही करें। दोस्तों, कैल्शियम से परिपूर्ण आहार लेना चाहिए, जैसे बादाम, अखरोट, पनीर, मेथी जैसे खाद्य पदार्थों को अपनी आहार में शामिल करना चाहिए।
तीसरी बात यह है दोस्तों, लंबे समय तक एक ही स्थिति में न तो खड़े रहें और न ही बैठें। चौथी बात दोस्तों यह है कि अगर आपको दर्द होता है तो आप सुबह गर्म पानी से नहाएं। पांचवी यह बात है कि आप घुटनों के मोजों या ब्रेस का उपयोग करें, जिससे बीमारी बढ़ने से रुक सकेगी। दोस्तों सातवीं बात यह है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि अत्यधिक दर्द होने पर अल्ट्रासोनिक थेरेपी, डीप हीट थेरेपी और IRR जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा उपचार की जाने वाले सेक को आप यूज कर सकते। आठवीं बात को यह ध्यान रखना है दोस्तों, वह यह है कि आपको नियमित रूप से साइकिल चलाएं। नौवीं बात यह है कि घुटनों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति को नियमित रूप से फिजियोथेरेपिस्ट के बताए अनुसार विशेष प्रकार के व्यायाम दोस्तों जरूर करने चाहिए, जिससे घुटनों को दर्द मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको करके आप दर्द मुक्त जीवन जी सकते हैं और ऑपरेशन से बच सकते हैं। दोस्तों प्रत्येक व्यायाम 20-20 बार ही करें। व्यायाम करने से पहले घुटनों पर गर्म पानी का दोस्तों सेक जरूर करें। दोस्तों सबसे पहली एक्सरसाइज है घुटना दबाना। सीधे लेटकर घुटने के नीचे तकिया या टॉवल रखकर अपने घुटने की मांसपेशियों को टाइट करते हुए तकिए को 10 सेकंड तक दबाएं। दोस्तों यह एक्सरसाइज 20-20 बार दिन में 3 बार जरूर करें। दूसरी एक्सरसाइज है घुटने को मोड़ें व सीधा करें। दोस्तों यह एक्सरसाइज आपके घुटने के मूवमेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों घुटने को मोड़कर 10 सेकंड रोकें और फिर वापस सीधा करें। दोस्तों यह एक्सरसाइज 20-20 बार दिन में 3 बार ज़रूर करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने का मूवमेंट बराबर बना रहेगा और घुटने में अकड़न जकड़न की समस्या से आपको निजात मिलेगी। दोस्तों यह एक्सरसाइज घुटने के दर्द के मरीजों के लिए रामबाण से कम नहीं है। दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज है पैर को सीधा ऊपर उठाएं। दोस्तों सीधा लेटकर अपने पैर को सीधा ऊपर उठाना है, घुटने को बिना मोड़े, और 10 सेकंड तक रोक कर रखना है। दोस्तों इस एक्सरसाइज को 20-20 बार दिन में 3 बार ज़रूर करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपका पैर आपके शरीर का वज़न झेलने लगेगा और आप अच्छे से चल पाएंगे। तो दोस्तों यह एक्सरसाइज 20-20 बार ज़रूर करें। दोस्तों चौथी एक्सरसाइज है घुटने को सीधा करें। दोस्तों कुर्सी या पलंग पर बैठकर घुटने को सीधा करें और 10 सेकंड तक रोकें। दोस्तों यह एक्सरसाइज आपकी घुटने के ऊपर की क्वाड्रिसेप्स मसल्स को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। दोस्तों 10 सेकंड रुकने के बाद घुटने को वापस मोड़ें। इस एक्सरसाइज को 20-20 बार दिन में 3 बार ज़रूर करें। दोस्तों ये थी जानकारी घुटनों के दर्द और उसको कम करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और बताई गई एक्सरसाइज को अगर आप नियमित रूप से अपनाते हैं, करते हैं, तो आप दर्द मुक्त जीवन जी सकते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पिछले कुछ समय में लोगों ने अब दवाओं तथा इंजेक्शन के विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए हैं। अब लोग ऐसा इलाज चाहते हैं जहां दवाई और सुई का सहारा कम से कम या ना के बराबर लेना पड़े। इसलिए अब वैकल्पिक इलाजों की मांग पिछले कुछ समय में बढ़ी है। इस कारण पिछले कुछ सालों में कपिंग थेरेपी या यूं कहें कि हिजामा थेरेपी भी काफी चर्चा में है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोडिया। इलाज में आमतौर पर खून चढ़ाया जाता है, लेकिन हिजामा थेरेपी में शरीर से खून निकालकर
बीमारी दूर की जाती है। सालों पुरानी इस पद्धति को कपिंग थेरेपी भी कहते हैं। माइग्रेन, जॉइंट पेन, कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल और पैरों में सूजन या सुन्न होना और झंझनाहट जैसी बीमारियों का इलाज इस पद्धति के द्वारा मिनटों में संभव है। सालों पुरानी इस पद्धति से लोग आज भी अनजान हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी इसके बारे में कम जानते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कपिंग थेरेपी या हिजामा थेरेपी क्या है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। सबसे पहले हिजामा का अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हिजामा अरबी का एक शब्द है। इसका अर्थ किसी चीज को बाहर खींचकर निकालना होता है। यहाँ हिजामा थेरेपी में इसका सीधा सा अर्थ खराब खून को बाहर खींचकर निकालना और रोगी को रोग मुक्त करना है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। हिजामा थेरेपी वर्षों पुराना इलाज का एक तरीका है। इस्लाम धर्म में हिजामा थेरेपी यानी कपिंग थेरेपी का महत्व बहुत ही अलग है। इसे सुन्नत माना जाता है, इसलिए कई लोग इसे नियमित रूप से करवाते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी इस्लामी महीने के 17, 19 और 21 तारीख को हिजामा कराना बेहतर माना जाता है। हिजामा थेरेपी के द्वारा बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हिजामा थेरेपी से इलाज करने के सबूत हजारों साल पहले के मिले हैं। माना जाता है कि हिजामा थेरेपी 5000 साल पुरानी तकनीक हो सकती है। इस तकनीक के द्वारा अरब देशों में बड़े स्तर पर इलाज किया जाता था। अरब देशों के अलावा चीन में भी हिजामा थेरेपी या यूं कहें कि कपिंग थेरेपी द्वारा इलाज किया जाता था। यही कारण है कि इस दुनिया में जो चिकित्सा जगत से जुड़ी सबसे पुरानी किताब है उसमें भी हिजामा थेरेपी के बारे में जिक्र है। चिकित्सा विज्ञान की सबसे पुरानी मेडिकल टेक्स्ट बुक एब्स पपीरस को माना जाता है। इस किताब में भी बताया गया है कि लगभग 1550 बीसी के आसपास मिस्र के लोगों द्वारा हिजामा थेरेपी द्वारा इलाज बड़े स्तर पर किया जाता था। हिजामा थेरेपी यानी कपिंग थेरेपी का जो मूल कंसेप्ट यह है कि एक समय के बाद व्यक्ति के शरीर में गंदे खून की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है, जो कि धीरे धीरे व्यक्ति की त्वचा के नीचे जमा होने लगता है, जिसे जहरीला खून भी कहा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक माना जाता है। और इसी वजह से स्वस्थ व्यक्ति भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, हिजामा यानी कि कपिंग थेरेपी दो प्रकार से की जाती है। पहली होती है ड्राई हिजामा थेरेपी या ड्राई कपिंग। दूसरी है वेट हिजामा यानी वेट कपिंग थेरेपी। ड्राई हिजामा थेरेपी या ड्राई कपिंग में दर्द के स्थान या कुछ विशेष पॉइंट्स के ऊपर एक प्लास्टिक का कप या कांच का कप लगाया जाता है और सक्शन पंप के द्वारा उसके अंदर उपस्थित हवा को खींच लिया जाता है, जिससे उस स्थान की त्वचा थोड़ी ऊपर उठ जाती है और यह माना जाता है कि इस प्रक्रिया में उस स्थान के आसपास मौजूद गंदा खून या विषैला खून एक जगह पर एकत्रित हो जाता है। वहां पर एक लाल थक्का नजर आने लगता है, जिससे बीमारी वाली जगह पर अच्छा खून शुरू हो जाता है और मांसपेशियों की सूजन और अकड़न हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस प्रकार वेट कपिंग यानी वेट हिजामा थेरेपी में सबसे पहले ड्राई कपिंग वाली ही प्रक्रिया दोहराई जाती है। उसके बाद बीमारी वाली जगह या विशेष पॉइंट्स पर एक बारीक ब्लेड या बहुत ही बारीक चीरा या कट लगा दिया जाता है और फिर वापस इस कट्स के ऊपर कप लगाकर सक्शन पंप के द्वारा अंदर मौजूद हवा को बाहर खींच लिया जाता है और इस प्रकार करने से कप के अंदर विषैला खून या गंदा खून इकट्ठा हो जाता है। हिजामा के इसी तरीके को सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हिजामा थेरेपी या कपिंग थेरेपी के फायदे क्या हैं, ये किस प्रकार लाभदायक है। हिजामा कई तरीके दर्द कम करने में मददगार साबित हुई है।
हिजामा थेरेपी इन्फ्लामेशन भी कम करती है। हिजामा थेरेपी के द्वारा ब्लड फ्लो भी बेहतर हो जाता है, जिससे शरीर में नई ऊर्जा मिलती है। हिजामा थेरेपी के द्वारा मांसपेशियों की भी बेहतर तरीके से मसाज होती है। हिजामा थेरेपी से पीड़ित व्यक्ति एकदम रिलैक्स महसूस करने लगता है। हिजामा थेरेपी द्वारा मांसपेशियां भी एकदम रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि हिजामा थेरेपी एक प्रकार की डीप टिश्यू मसाज ही है। दोस्तों, हिजामा थेरेपी यानी कपिंग थेरेपी बालों के लिए भी काफी कारगर मानी जाती है। कम उम्र में बाल उड़ने की समस्या आजकल काफी आम हो गई है। ऐसा कई बार सर की त्वचा के ठीक नीचे काफी गंदगी जमा होने की वजह से भी होता है। हिजामा थेरेपी द्वारा उस गंदगी को निकाला जाता है, जिससे फिर से तेजी से बाल उगने लगते हैं। डायबिटीज, थायराइड, मोटापा समेत कई अन्य बीमारियों में भी हिजामा थेरेपी के द्वारा इलाज काफी बेहतर माना जाता है। हिजामा थेरेपी खून को साफ करती है। हिजामा थेरेपी हार्मोन लेवल ठीक रखती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिजामा थेरेपी यानी कि कपिंग थेरेपी के नुकसान के बारे में। आमतौर पर हिजामा थेरेपी काफी सुरक्षित मानी जाती है। इसे करवाने के बाद किसी तरह के साइड इफेक्ट्स अब तक तो नहीं देखने को मिले हैं। हालांकि इस पर अभी भी रिसर्च किया जा रहा है, फिर भी इसे इलाज के लिए बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है। हालांकि कुछ संभावित चीजें हैं जो आपको हिजामा थेरेपी यानी कपिंग थेरेपी के बाद महसूस हो सकते हैं। जैसे कई बार खून निकालने के लिए जो छोटे कट लगाए जाते हैं, उसमें थोड़े दिनों के लिए दर्द हो सकता है। हालांकि ये कट बहुत ही बारीक या छोटे होते हैं, जिससे आपको बस इतना सा दर्द होगा जैसे किसी चींटी के काटने के बाद होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को मांसपेशियों में थोड़ा दर्द और खिंचाव थोड़ी देर के लिए महसूस हो सकता है, लेकिन फिर ये अपने आप ठीक हो जाता है। कुल मिलाकर फिलहाल हिजामा थेरेपी के नुकसान नहीं है। हिजामा थेरेपी करवाने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रोगी को कोई त्वचा से जुड़ी कोई बीमारी तो नहीं है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रख लेना चाहिए कि जहां आप हिजामा थेरेपी करवा रहे हैं वहां साफ सफाई है या नहीं है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का डर हो सकता है। अगर कोई मरीज खून पतला होने की दवाई ले रहा है या खून से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है, तो उसे हिजामा करवाने से पहले विशेषज्ञ चिकित्सकों से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए और प्रशिक्षित चिकित्सक से ही इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हिजामा थेरेपी यानी कपिंग थेरेपी कब करवानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी के इलाज के लिए हिजामा थेरेपी करवा रहे हैं, तो ड्राई हिजामा यानी कि ड्राई कपिंग आप नियमित रूप से करवा सकते हैं। अगर आप वेट कपिंग या वेट हिजामा थेरेपी करा रहे हैं और आपको डॉक्टर की इसकी सलाह दी है, तो आप लगभग 12 से 15 दिन में एक बार करवाना आपको चाहिए। इस तरह के कम से कम 3 बार इलाज के बाद आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप कोई बीमारी से ग्रसित हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वेट हिजामा यानी वेट कपिंग करवा रहे हैं, तो महीने में एक बार करवाना काफी होता है। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिजामा थेरेपी करवाने में कितना खर्च आता है। दोस्तों, अलग अलग शहरों में अलग अलग डॉक्टर की विशेषज्ञता और काबिलियत के अनुसार अलग अलग शुल्क लिया जाता है। आमतौर पर लगाए जाने वाले कप की संख्या के अनुसार कम से कम 500 और 700 से लेकर 1000 तक एक बार के इलाज का शुल्क लिया जाता है। दोस्तों, ये थी जानकारी हिजामा थेरेपी यानी कपिंग थेरेपी के बारे में। दोस्तों, अगर आपको कपिंग थेरेपी या हिजामा थेरेपी से संबंधित कोई भी बात समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट्स करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर ले। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको कमर में दर्द रहता है और कुल्हे में भी लंबे समय से दर्द और अकड़न बनी रहती है, तो आप एक बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। ये बीमारी ऐसी है जो आगे चलकर आपको काफ़ी परेशान कर सकती है
और आपके कुल्हे के जोड़ को ऑपरेशन की स्थिति तक पहुंचा सकती है, यानी कि हिप रिप्लेसमेंट तक आपको पहुंचा सकती है। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है हिप जॉइंट एवेस्कुलर नेक्रोसिस। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से हड्डियां घिसने लगती है और अंततः खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती है। हड्डी घिसने या जोड़ों के अलग हो जाने के कारण, यानी कि डिसलोकेट हो जाने के कारण उस हिस्से में रक्त आपूर्ति बाधित हो जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुल्हे के एवेस्कुलर नेक्रोसिस बीमारी के लक्षण, कारण, रिस्क फैक्टर, बचाव और इलाज के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेकर आऊँगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। दोस्तों, इस बीमारी में दर्द कुल्हे, कमर और जांघ में होता है। दर्द से पीड़ित अपने पैर को सीधा ऊपर नहीं उठा पाता है और उसे पूरे पैर में दर्द महसूस होता है। दोस्तों, एक बारगी देखने पर तो यह प्रतीत होता है कि यह दर्द कमर में नर्व्स के दबाव की वजह से हो रहा है, जबकि इसकी वास्तविक स्थिति का पता चलता है जब भी तो डॉक्टर इसका इलाज केवल ऑपरेशन ही बताते हैं। दोस्तों, अगर सही समय पर सही इलाज हो जाए तो पीड़ित ऑपरेशन से बच सकता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको कर कर आप घर पर ही हिप जॉइंट एवेस्कुलर नेक्रोसिस बीमारी से निजात पा सकेंगे। और सबसे पहले दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता क्या है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस हड्डियों की एक ऐसी स्थिति है जिसमें बोन टिश्यू, हड्डियों के ऊतक मरने लगते हैं। इस तरह की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब इन ऊतकों तक पर्याप्त मात्रा में रक्त यानी ब्लड नहीं पहुंच पाता है। इसे ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहा जाता है। दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से हड्डियां घिसने लगती है और अंततः खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती है। हड्डी घिसने या जोड़ों के अलग हो जाने के कारण, यानी कि जॉइंट डिसलोकेट होने के कारण उस हिस्से में रक्त आपूर्ति बाधित हो जाती है। दोस्तों, यह बीमारी किसी को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन आमतौर पर 30 से 60 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के लोगों में यह बीमारी ज़्यादा गिरफ्त में लेती है। वैसे लोग जो काफ़ी लंबे समय से ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा शराब पीते हैं, उन्हें इस बीमारी के होने की संभावना दोस्तों अधिक होती है। दोस्तों, कई लोगों में शुरुआती दौर में इस बीमारी के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तब वजन उठाने पर जोड़ों में दर्द होने लगता है और अंततः स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि लेटे रहने पर भी जोड़ों में दर्द होता है। दोस्तों, इस बीमारी में दर्द मध्यम दर्जे का या बहुत तेज दर्द होता है और यह दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कुल्हे के एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने पर पेड़ू, जांघ और नितंब में दर्द होता है। कुल्हे के अलावा इस बीमारी से कंधे, घुटने, हाथ और पैर भी प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। इनमें से किसी तरह के लक्षण दिखाई देने पर जोड़ों के लगातार दर्द बना रहता है और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के कई कारण होते हैं, जैसे जोड़ में किसी तरह की चोट या परेशानी, जैसे जोड़ का खुल जाना यानी कि जॉइंट का डिसलोकेट हो जाने की वजह से भी उसके नज़दीक की रक्त नलिकाएं दोस्तों क्षतिग्रस्त हो जाती है। दोस्तों, कई बार रक्त नलिकाओं में वसा का जमाव हो जाता है जिससे ये नलिकाएं संकरी हो जाती है। इस वजह से हड्डियों तक रक्त नहीं पहुंच पाता है, जिससे उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है। दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया, कोचस डिजीज जैसी बीमारियां उत्पन्न होने पर भी हड्डियों तक पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता। इन सब के अलावा कुछ
ऐसे अनजाने कारण भी हैं जिनकी वजह से यह बीमारी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है, जैसे जोड़ों में चोट लगना या जोड़ का क्षतिग्रस्त हो जाना, जैसे कुल्हों के जोड़ का अलग हो जाना या डिसलोकेट हो जाना या उनका टूट जाना। इस स्थिति में भी जोड़ों के नजदीक की रक्त नलिकाएं दोस्तों क्षतिग्रस्त हो जाती है और हड्डी तक रक्त की आपूर्ति दोस्तों कम हो सकती है। दोस्तों, स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में करने पर भी यह बीमारी हो सकती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसी दवाइयों का सेवन एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने का दोस्तों सामान्य कारण है। शराब का अत्यधिक सेवन लगातार कई वर्षों से एक दिन में कई बार शराब पीने से रक्त की नलिकाओं में वसा का जमाव हो जाता है और वे संकरी हो जाती है। दोस्तों, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने के लिए लंबे समय तक दवाइयों के सेवन से जबड़ों के नेक्रोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। पैंक्रियाटिस, डायबिटीज, गोचर्स डिजीज, HIV, एड्स, सिस्टेमेटिक लूपस, एरिथ्रोमाइटिस और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के होने पर भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने की संभावना बनी रहती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस का उपचार नहीं कराने पर समय बीतने के साथ साथ मरीज की स्थिति बद से बदतर होती जाती है और एक समय ऐसा आता है दोस्तों जब हड्डी कमजोर होकर घिसने लग जाती है। इतना ही नहीं, इस बीमारी के कारण हड्डियों का चिकनापन भी खत्म होने लगता है, जिससे भविष्य में मरीज गंभीर रूप से गठिया रोग से भी पीड़ित हो सकता है और गठिया रोग के जैसे लक्षण हैं वह भी प्रकट होने लगते हैं। डॉक्टर को दिखाने जाने के पहले दोस्तों कुछ जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक, कागज पर बीमारी के सभी लक्षणों को दोस्तों आपको लिख लेना चाहिए। आप वर्तमान में कौन सी दवाइयां ले रहे हैं और क्या आपके परिवार में किसी को जोड़ों में इस प्रकार की कोई बीमारी रही है, इस बारे में भी दोस्तों लिख लें। दोस्तों, बीमारी पता लगाने के लिए डॉक्टर आपसे कई तरह की जांचें करवा सकते हैं। आपके जोड़ों की जांच परख करने के बाद, उनको देखने के बाद डॉक्टर इमेजिंग टेस्ट की सलाह देते हैं। इस टेस्ट में जोड़ों का एक्सरे, MRI व CT स्कैन और बोन स्कैनिंग की जाती है। एक्सरे के जरिए दोस्तों हड्डियों की स्थिति में होने वाले बदलाव की जांच पड़ताल की जाती है। हालांकि शुरुआती दौर में एक्सरे रिपोर्ट सामान्य ही आती है। MRI और CT स्कैन हड्डियों की विस्तृत इमेज हमारे सामने रखते हैं, जिससे डॉक्टर को इसमें होने वाले शुरुआती बदलाव का पता चल पाता है। दोस्तों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे एवेस्कुलर नेक्रोसिस से बच सकते हैं। सीमित मात्रा में अल्कोहल का सेवन करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखें। अगर आप नियमित रूप से स्टेरॉइड का सेवन किसी बीमारी के इलाज के लिए करते हैं तो उसके प्रभाव के लक्षणों का आपको दोस्तों हमेशा निरीक्षण करते रहना चाहिए। दोस्तों, मरीज के लिए कौन सा उपचार सही रहेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि हड्डियों को कितना नुकसान पहुंचा है। इस बीमारी के इलाज के लिए पहले मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी का ही सहारा लिया जाता है और जरूरत पड़ने पर दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी की जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिप जॉइंट या यूं कहें कि कुल्हे के एवेस्कुलर नेक्रोसिस में कौन सी मेडिकेशंस व फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स कारगर साबित हो रही है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस के शुरुआती दौर में इसके लक्षणों को समाप्त करने के लिए दवाइयां और थेरेपी दोनों का ही सहारा लिया जाता है। दोस्तों, इसके तहत एक मरीज को दर्द कम करने की दवाई, रक्त नलिकाओं के अवरोध को दूर करने की दवाइयां दी जाती है। इसके साथ ही मरीज को क्षतिग्रस्त हड्डियों पर पड़ने वाले भार या दबाव को कम करने की कोशिश की जाती है। साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से कुछ ऐसे व्यायाम करने की सलाह दी जाती है ताकि जोड़ों की अकड़न दूर हो सके और ऑपरेशन से दोस्तों बचा जा सके। इसके अलावा हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए एलिडिनोड थेरेपी का सहारा लिया जाता है ताकि उसे खत्म होने से बचाया जा सके।
हड्डी को मजबूत किया जा सके। इलाज के दौरान एल्ड्रोनेट टेबलेट रोगी को दी जाती है, जिससे मरीज इस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। दोस्तों एल्ड्रोनेट टेबलेट का इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए किया जाता है। इससे हड्डियों का घिसना रुक जाता है। दोस्तों इस दवा के सेवन से कुछ ही सप्ताह में दर्द से आराम मिल जाता है। इस दवा को सुबह खाली पेट 1 या 2 गिलास पानी के साथ दोस्तों लिया जाता है। इस टेबलेट से उन मरीजों को भी राहत मिल पाती है जिन्हें सर्जरी की जरूरत होती है या डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी होती है। यह दवा कैल्शियम और विटामिन डी की अनुपस्थिति में दोस्तों काम नहीं करती है, इसलिए 3 साल तक कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट को दोस्तों लेते रहना चाहिए। दोस्तों दवा के साथ फिजियोथेरेपी की विभिन्न तकनीकों के इस्तेमाल से सैकड़ों रोगियों को नया जीवन मिला है और वह ऑपरेशन से बचे हैं। फिजियोथेरेपी में हिप जॉइंट ट्रैक्शन, हिप जॉइंट मैनिपुलेशन, डिकम्प्रेशन, पोजिशनिंग, IFT, डीप हीट थेरेपी और लेजर थेरेपी से इलाज करवाने पर रोगी बिना ऑपरेशन रोग मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, जिनको आप घर पर कर आप अपने हिप जॉइंट या कूल्हे के एवेस्कुलर नेक्रोसिस के दर्द को खत्म कर सकते हैं और इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं और ऑपरेशन से बच सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आप गर्दन के नीचे से तकिया निकालो और घुटने के नीचे लगाओ, सीधा सीधा लगा लो। हाँ, अब घुटने की मांसपेशियों को टाइट करना है, दबाना है, ज़ोर से दबाओ और 10 तक गिनो ज़ोर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला छोड़ दो। वापस दबाओ ज़ोर से 10 तक, ढीला छोड़ दो। वापस दबाओ, गुड। वापस दबाओ, वापस दबाओ, वापस दबाओ, वेरी गुड। वापस दबाओ, ठीक है। घुटने के नीचे से तकिया निकालो और दोनों पैरों के बीच में तकिया लगाओ, दोनों पैरों के बीच में। हाँ, अब दोनों पैरों की मांसपेशियों को टाइट करते हुए प्रेस करना है, ढीला छोड़ दो। यस, गुड। वापस दबाओ ज़ोर से, घुटने सीधे रहने चाहिए। हाँ, वापस दबाओ ज़ोर से, रिलैक्स, ढीला छोड़ दो। वापस दबाओ, 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 ढीला छोड़ दो। वापस दबाओ। यस, गुड। अब तकिया निकाल लो, सर के नीचे लगा लो आप वापस। अब घुटने को मोड़ना है, सीधा करना है। हाँ, घुटना जितना मोड़ सको उतना मोड़ना है, 10 तक गिनना है, वापस सीधा करना है, पूरा सीधा कर लो। वेरी गुड। वापस मोड़ो, हर बार ज़्यादा मोड़ने की कोशिश करनी है, 10 तक गिनना है, वापस सीधा मोड़ के 10 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस सीधा कर लो। वापस मोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा कर लो। वापस मोड़ो 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा कर लो। वापस मोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा कर लो। हर बार कोशिश ये करनी है घुटना ज़्यादा से ज़्यादा मुड़े, ठीक है। अब वापस घुटना मोड़ो, अगली एक्सरसाइज बाहर की तरफ लेके आओ पैर को। हाँ, ऐसे रोक के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। हाँ, अंदर की तरफ ऊपर ले जाओ, अंदर। हाँ, 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस बाहर की तरफ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस अंदर की तरफ। हाँ, करो 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस बाहर की तरफ, बाहर लाओ पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस अंदर की तरफ पूरा 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस बाहर की तरफ, पूरा बाहर की तरफ लाओ 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस अंदर की तरफ।
10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, वापस बाहर की तरफ लाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ऊपर अंदर की तरफ ले जाओ 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा कर लो आप, ठीक है। अब ऊपर उठाने का करना है, पंजा ऊपर की तरफ खींच के, घुटना एकदम सीधा रहना चाहिए। ऊपर उठाओ, पैर को सीधा ऊपर उठाओ, घुटना सीधा, रोक के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे कर लो, वापस उठाओ, होल्ड 10 तक रोक के रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे वापस उठाओ, पूरा उठाओ, घुटना सीधा, 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे वापस उठाओ, 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब आपको करवट में लेटना, उधर मुंह कर लो आप। हाँ, अब पैर को ऊपर उठाना, जितना आप ऊपर उठा सकते हो उठा के रोक के 10 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और उठा लो, लास्ट उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब आप उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट के गर्दन साइड में कर लो एक तरफ। अब पैर को ऊपर उठाना है, घुटने को बिना मोड़े, रोक के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे कर लो, रुक जाओ, गुड, एकदम रिलैक्स। ठीक है, बैठ जाओ। दोस्तों, यह थी जानकारी हिप जॉइंट या कूल्हे के एवेस्कुलर नेक्रोसिस के लक्षण, कारण, बचाव और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट टेक्निक्स और एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।